नमस्कार दोस्तों, मैं गोलू चौधरी। 27 सितंबर को जब मुंबई पर हमला होना था, क्यों 26/11 को शिफ्ट कर दिया गया? उस हमले में गौतम अडानी ताज होटल में रहते हुए भी कैसे बच गए? कैसे 10 आतंकवादी इतने बड़े मुंबई शहर पर 50 घंटा तक कैप्चर करके रखा? आखिर इतना बड़ा हमला होने के बाद भी एनआईसी कमांडो क्यों इतनी देर से पहुंचे? ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग चीज ताज होटल मुंबई अटैक के बारे में जो कसाब ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा था, मैं सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा। 26/11 मुंबई अटैक समझने से पहले आपको दाऊद सैयद गिलानी के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। अभी आपको इरेवेंट लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे आपको इरेवेंट लगेगा। इनफैक्ट इनके बिना मुंबई अटैक हो ही नहीं सकता था। ये एक शकुनी का रोल किया था। इनके पापा का नाम सैयद सलीम गिलानी जो कि पाकिस्तान के थे। मम्मी का नाम एलिक हेडली जो कि यूएस के थे। इनके पापा पाकिस्तान के थे, इनकी मम्मी यूएस के थे। इसीलिए पाकिस्तान के बीच थोड़ा डिफरेंट दिखता था। इसका आंख का कलर से भी और पाकिस्तान से अलग दिखता था। डोमेस्टिक रीजन के कारण 5 साल के बाद दोनों के बीच तलाक हुआ। मम्मी यूएस चले गई, फिर ये भी चले गया यूएस। डेविड हॉनली यूएस तो चले गया, लेकिन इसका कांटेक्ट अभी भी पाकिस्तान के साथ रहता था। पाकिस्तान के जितने भी गैंगस्टर थे, जितने भी टेररिस्ट अटैक करते थे, उनके कांटेक्ट में रहता था। पहली बार ये 2001 में सैयद हफीज के कांटेक्ट में आया। सैयद हफीज इससे पहले भी इंडिया के खिलाफ कई सारे टेररिस्ट अटैक कर चुके थे। फिर उसके बाद 2002 में वो 5 बार दावत पे बुलाए थे। दावत यानी कि मुस्लिम में दावत, अगर किसी को कोई खाने के लिए बुलाता है तो उसको दावत बोलते हैं। दोनों के बीच अच्छा दोस्ती बढ़ा। फिर सैयद हफीज दाऊद गिलानी को बोलते थे, तुमको श्रीनगर में टेररिस्ट अटैक के लिए बुलाया है। लेकिन फिर धीरे धीरे सैयद हफीज का भी डायरेक्शन शिफ्ट हो जाता है। उनको बोलता नहीं तुमको और कुछ करना है, लेकिन उसको क्लियरली बताया नहीं से तुमको आगे करना क्या। बस इतना बताया से तुम यूएस जाओ, अपना सारा कुछ सिटीजनशिप चेंज करो। तो उनकी मम्मी तो वहीं की थी यूएस के, तो मम्मी के हेल्प से ये आसानी से अपना सब कुछ चेंज करा लिया। पहले इसका नाम था दाऊद सैयद गिलानी, बाद में इसका हो गया हेडली कॉनवे हो गया। इतना आसानी से यूएस में नाम चेंज होता नहीं है। इंडियन एजेंसी का मानना था, सो वहां पर नाम चेंज कराने के लिए पाकिस्तान की एजेंसी आईएसए ने इनका बहुत बड़ा हेल्प किया, तो ही इसका नाम चेंज हो पाया। ठीक उसी टाइम पर सैयद हफीज पाकिस्तान में कुछ ऐसे लड़के के तलाश में थे जो कम पढ़ा लिखा हो, जिनका फैमिली कंडीशन इतना अच्छा नहीं हो। उन्होंने फिर ऐसे 32 लड़के को चुना। 32 लड़के को बोल दे तुमको ट्रेनिंग के थ्रू पास करना है, और जो सबसे लास्ट रहेगा वो सभी को 1.5 लाख रुपए मिलेगा, और बाद में हम तुम्हारा यूज करवाएंगे। तो वो लोग तो कम पढ़े लिखे थे, वो लोग मान गए। सभी बच्चे को ट्रेनिंग के लिए भेजा। ट्रेनिंग का पहला फेज 21 दिन का था, जिसमें उन्होंने बेसिक धर्म के बारे में बताया। सेकेंड फेज भी 21 दिन का था, जिसमें नॉर्मल वो गन रीडिंग और छोटा बंदूक चलाने के लिए बताया। तीसरा ट्रेनिंग जो सबसे लंबा 3 महीना तक चला, जिसमें ग्रेनेड फेंकना, AK-47 सिखाना। चौथा ट्रेनिंग इंटेलिजेंसी का था, जो 7 दिन का चला, जिसमें उसने अगर कोई पीछा कर रहा तो उसको कैसे बचना। सैयद हफीज के कहने पर दाऊद गिलानी और उनके दोस्त थावर दोनों मुंबई आए। फिर से मुंबई आने जाने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए थावर ने मुंबई में एक शॉप की दुकान खोली। दाऊद गिलानी मुंबई आने के बाद मुंबई के हर वो अच्छी जगह का फोटो क्लिक करने लगा, जैसे ताज होटल, ओरमैन होटल, नियोमाइट कैफे। ये सारा डॉक्यूमेंट्स उनको सैयद हफीज को भेजना था, क्योंकि वो सभी 10 आतंकियों को उस वीडियो के थ्रू समझाते थे, तुमको यहाँ जाके ये करना है, ये करना है, यहाँ ये होता है। ये सारा कुछ उनको भेजना था। फाइनली जैसा उन्होंने कहा, ये सारा वीडियो बना के सैयद हफीज को भेजा। सभी डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद सितंबर 2008 में फाइनली डिसाइड किया गया अटैक के लिए निकलना है। लेकिन उस टाइम इंडिया में इलेक्शन के चलते सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर था। फिर इस डेट को शिफ्ट कर दिया गया। 22 नवंबर 2008 को पाकिस्तान में सभी 10 आतंकी 2-2 के पेयर में पाकिस्तानी बोट अल हुसैन से रवाना हुए। 22 घंटे तक सफर करने के बाद कुबेर नाम का इंडियन बोट दिखा, जिसको रामचंद नाम के मछुआरे ड्राइव कर रहे थे। उस बोट को कैप्चर किया। फिर 10 आतंकियों को लगा सो ये मेरे लिए खतरे की घंटी नहीं बन जाए, फिर उसको मार दिया। फिर दूसरा बोट पे, जिसका सीरियल नंबर ये है, इस बोट से उन्होंने 15 घंटे तक सफर किया। मुंबई आने के बाद सबसे पहले उन्होंने बरहमान पार्क, जो कि एक फिशर कॉलोनी है, वहां वो उतरे। बरहमान पार्क में सभी 10 आतंकी नहीं उतरे। वहां 10 में से 8 आतंकी उतरा और 2 को ओरमैन होटल जाना था, जो कि वहां से काफी दूर था। फिर वो वहां जाके उतरे। यहाँ जो 10 आतंकी उतरे, उनको अपने प्लान के अनुसार निकलना था। लेकिन वहाँ का एक लोकल आदमी भारत तोमर ने उनसे पूछा, भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो उनको जवाब देता, अपना काम से मतलब रखो,
फिर इसको डाउट हुआ, इन्होंने अपना ड्यूटी निभाया, मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म भी किया से यहाँ 8 आदमी आया और ऐसे ऐसे बिहेव कर रहा, लेकिन मुंबई पुलिस उस पर ध्यान नहीं। टाइम के नेशनल चीफ एडवाइजर MK नारायण ने भी मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म किया था सर मुंबई में कुछ होने वाला है, लेकिन मुंबई पुलिस इस बात पर नोटिस नहीं किया। अभी के बाद मैं जितना भी इंफॉर्मेशन दूंगा वो मुंबई में सभी एक साथ हो रहा था, लेकिन मेरे लिए एक साथ सभी कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, मैं सेपरेट करके बताऊंगा। लेकिन मुंबई में ये सभी घटना एक साथ हो रही थी। सभी आतंकी का टारगेट CST स्टेशन और मैं होटल, ताज होटल, निर्मल हाउस एंड लियोपैड कैफे था। आतंकी का पहला पेड़ इजमाल और कसाब CST स्टेशन के लिए रवाना हुए। वो जिस ऑटो में आते थे उसी ऑटो में बम रख देते थे। इस टाइम के बाद वो बम ब्लास्ट होना था। CST स्टेशन गया तो सबसे पहले दोनों बाथरूम गया। बाथरूम जाने के बाद अपना AK-47 और कसाब अपने हाथ में ग्रेनेड लिया। बाहर निकलने के बाद अंधाधुंध 45 मिनट तक फायरिंग किया। फायरिंग करने तक वहाँ का आदमी बता रहे थे कि दोनों पागलों की तरह हंस रहे थे, जैसे लग रहा था वीडियो गेम खेल रहा है। उस टाइम पे समझदारी दिखाई विष्णुराम दत्ताराम, उन्होंने माइक से अनाउंस कर दिया कि CST स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ, कृपया आप लोग खाली कर दे। लेकिन तब तक इजमाल और कसाब 45 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 60 लोगों की जान ले चुका था। फिर वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर ले गया। रास्ते में उनको कामा हॉस्पिटल दिखा। कामा हॉस्पिटल उसके टारगेट में था नहीं, लेकिन फिर भी रास्ते में था तो वहां चले गया। लेकिन कामा हॉस्पिटल के सेक्रेटरी समझदारी दिखाते हुए गेट को लॉक कर दिया और लाइट को भी ऑफ कर दिया। 1 घंटा तक वो अंधाधुंध फायरिंग किया, लेकिन उनको कुछ हाथ नहीं लगा। उस टाइम तक मुंबई पुलिस को हर जगह से कॉल आने लगा कि यहाँ बम गिरा है, यहाँ आतंकी हुआ है। तो मुंबई में इतना कुछ हो रहा था, हर तरफ से पुलिस कंट्रोल के पास कॉल आने लगा। फिर उस टाइम की प्रेजेंट ATS ACP साथ में 2 कांस्टेबल गामा हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गए। लेकिन रास्ते में इजमाल और कसाब अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। इजमाल कसाब को लगा कि ये चारों डेट कर गया, लेकिन उसमें से एक अर्जुन यादव जिंदा था। फिर इजमाल कसाब उसी गाड़ी में बैठ कर उसको आधा किलोमीटर तक आगे जाना था। रास्ते में इजमाल और कसाब जो भी बात कर रहा था, अर्जुन यादव सारा कुछ सुन रहा था, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। आधा किलोमीटर के बाद उसको गाड़ी चेंज करना था। तब तक ये आगे का सारा प्लानिंग सुन चुका था। इन्होंने अपने सीनियर को सारा इन्फॉर्मेशन दिया। फिर मुंबई पुलिस ने इजमाल और कसाब जो राउट से जा रहे थे उसके आगे स्ट्रॉन्ग बैरिकेड्स लगा दिए। जब दोनों का गाड़ी सामने आया तो फिर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। मुंबई पुलिस को लगा कि वो दोनों डेट कर गया, लेकिन वो दोनों का इतना खौफ था, सामने कोई जा ही नहीं रहा था। उसी पुलिस में एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर तुकाराम भोसले था। वो जब कसाब के आगे गया तो कसाब जिंदा था। कसाब AK-47 पूरे 50 गोली उसके सीने में मार दिया। तुकाराम भोसले तो तभी ही डेट कर गया, लेकिन पूरे मुंबई अटैक में सिर्फ एक ही आतंकी कसाब जिंदा पकड़ा गया। ठीक उसी टाइम पर अब्दुल और रहमान ओवै होटल पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा, ग्रेनेड्स फेंकने लगा। फेंकते फेंकते वो 6th फ्लोर पे जब गया तो उनको प्रदीप यादव और उनके दोस्त मिले। प्रदीप यादव उसी होटल में सेक्रेटरी थे। उनको बोलता है घर में जितना भी कपड़ा है सबको एक जगह करो और आग लगाओ। ये करते हुए प्रदीप यादव का हाथ कांपने लगता है। फिर रहमान उसको गोली मार देता है। फिर उसका दोस्त बोला इससे ऊपर और भी ज्यादा कपड़ा हम ऊपर वाले से लेके आते। फिर वो लिफ्ट में घुसा और लिफ्ट को ही बंद करते, ये दोनों बाहर ही रह गया। ये ऊपर जाने की वजह सबसे टॉप फ्लोर पे पहुंच गया। वहां जाने के बाद मुंबई पुलिस को कॉल किया और मैं होटल में भी आतंकी हमला हो गया। प्लान के अनुसार जावेद और हाफिज ठीक उसी तरह जिस ऑटो में आते थे उसमें बम रख देते थे। वो सबसे पहले ताज होटल पहुंचा तो सेक्रेटरी को मारा। फिर ग्राउंड पर जाने के बाद अंधाधुंध फायरिंग और ग्रेनेड्स फेंका। और उनको पहले से पता था जो 6th फ्लोर पर बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते, वहां जाके वो लोग को कैप्चर करके इंडियन गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया जाए, ऐसा वो लोग को दिमाग में था। लेकिन बदकिस्मत उस दिन सभी बिजनेसमैन 7th फ्लोर पर था। जब 7th फ्लोर पर गया तो उसको उतना बड़ा बिजनेसमैन कोई हाथ लगा नहीं। एक KR रामा मूर्ति जिसके बारे में गूगल पे सर्च किया तो उतना बड़ा था नहीं। लेकिन हाँ, उसी दिन गौतम अडानी उसी बिल्डिंग में था, लेकिन गौतम अडानी को ये सब होते हुए उनको गार्ड ने बेसमेंट में जाके सुरक्षित बचा लिया। मुंबई का सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प मांगी। फिर दिल्ली में 360 एनर्जी कमांडो तैयार हो गए, हम इस ऑपरेशन के लिए जाएंगे। जिस प्लेन से दिल्ली से मुंबई भेजा जाता वो प्लेन उस टाइम दिल्ली में प्रेजेंट था ही नहीं, वो प्लेन न्यू चंडीगढ़ में था। फिर प्लान बनाया गया सभी एनर्जी कमांडो को दूसरे प्लेन से भेजा जाए, लेकिन वो प्लेन साइज में काफी छोटा था, इसीलिए 3 से 60 की जगह 120 ही एनर्जी कमांडो को भेजा गया। जब एनर्जी कमांडो मुंबई आया तो लोकेशन से काफी दूर था। वहां से
जहां इंसिडेंट हो रहा था वहां आने में भी सभी एनएसजी कमांडो को 4 घंटे आया। यहां आने के बाद भी मुंबई पुलिस को सभी जहां जहां अटैक हुआ है वहां का नक्शा तैयार करके रखना चाहिए, लेकिन ऐसा था ही नहीं। यहाँ आया तो एनएसजी कमांडो को कोई नक्शा नहीं मिला, फिर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सभी आतंकियों का सामना किया। उसमें कई सारे स्नाइपर्स भी था। अभी तक सभी आतंकी को छोटे छोटे हथियारों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन जब एनएसजी कमांडो आए थे इनके पास भी बड़े बड़े हथियार था। फाइनली ये ऑपरेशन 50 घंटे तक चला, जिसमें 175 लोगों की जान चले गए। मुंबई अटैक के बाद हमारे देश में भी एक बदले की आग थी। हमारा गवर्नमेंट भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले गए, लेकिन उस टाइम के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया। इतने इन्फॉर्मेशन के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं।